नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान इजराइल वॉर खत्म होने से बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। गैप अप के बाद करीब 150 पॉइंट के उछाल के साथ 25,200 के करीब निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती। वहीं 3% से ज़्यादा फिसलकर 13 के करीब पहुंचा इंडिया विक्स। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में आज सबसे अच्छी तेजी। दोनों इंडेक्सेस करीब 1% उछले। एफएमसीजी शेयरों में 2% ज़्यादा की मजबूती। नेस्ले और जुबिलेंट फूड्स में शानदार तेजी, साथ ही ऑटो, फार्मा और मेटल में भी खरीदारी का है। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से एमसीएक्स करीब 4% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। यूबीएस ने दी खरीदारी की सलाह। टारगेट भी बढ़ाकर किया 10,000। उधर बीएससी, सीडीएसएल और कैम्स में भी अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सोने में नरमी और मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट से टाइटन भागा। करीब 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं विप्रो में करीब 1% की मजबूती। उधर क्रूड में गिरावट से ओएमसीज और इंडिगो में शानदार खरीदारी। और रिलायंस के फ्यूचर प्लान और विजन को लेकर मुकेश अंबानी का बड़ा इंटरव्यू। मैकेंजी से बातचीत में कहा, ग्रीन और क्लीन एनर्जी का दुनिया में ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी कर रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम। देश के लिए वेल्थ क्रिएशन, इनोवेशन और करोड़ों ज़िंदगी में बदलाव लाना है रिलायंस की बिजनेस फिलॉसफी। ओके, तो देखिए ये जो फ्लैशेस आप देख रहे हैं, ये मुकेश अंबानी जी ने जो इंटरव्यू दिया है मैकेंजी को, वहाँ से ये फ्लैशेस आ रहे हैं। और मुकेश अंबानी जी ने इसमें एक और बात कही है वीरू, कि जो एज अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो बात उन्होंने कही है कि आपका जो गोल और पर्पस है उसको लेकर आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार वो हो, उसके बाद आपके पास सही लोग होने चाहिए, और अगर ये हो तो उसके बाद फिर आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मुकेश अंबानी जी ने कही हैं। उन्होंने रिलायंस के फर्स्ट प्रिंसिपल्स, रिस्क, अप्रोच टू टेक, इन सब पर भी बातचीत की है। और ये मैकेंजी को उन्होंने, जो वर्ल्ड की लीडिंग कंसल्टेंसी कंपनी है, उसको जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें से कुछ अंश हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 के दमदार ट्रेड्स में गावस्कर और आशीष बहेती जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। इस ट्रेड में फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल होंगे। और मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहज अग्रवाल भी होंगे। एमसीएक्स पर ब्रोकरेज की बिग रिपोर्ट को लेकर मिताली से जानेंगे क्या है वहाँ पर व्यू। चलिए अब इस समय एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी डे हाई के काफ़ी करीब 25,200 की ट्रेजेक्ट्री पर ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी 56,600 के आसपास थोड़ा अटकने की यहाँ पर सेंस बन रही है। मिड कैप में एक बार फिर आउट परफॉर्मेंस, लेकिन आज मार्केट को सपोर्ट किया है रिलायंस ने, आईटी ने और एफएमसीजी ने। सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है वो इन्हीं कुछ स्टॉक्स में आपको आती हुई दिखाई देगी। ये कुछ पॉकेट्स। एक बार टाटा केमिकल्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। ये आई थिंक कल यतिन ने भी मेंशन किया था डीलिंग रूम चेक में। ये स्टॉक डे हाई पर आया। पिछले कुछ मिनटों में जो मूव्स आए मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लेनमार्क में शानदार मोमेंटम है, करीब करीब 2.5% ये स्टॉक ऊपर है। एमसीएक्स, एसजेवीएन, आईईएक्स, कैम्स में अच्छा मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों से। ये स्टॉक्स इस समय अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी आपने सुनी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड स्पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश का बसर, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और रचना वैद्य जी और रुचि जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। रचना जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग। मेरी इस वक्त की जो ट्रेड रहेगी, एक उसमें रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक रहेगा टीसीएस। पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं जो 1450 के करीब है अभी। हम इसमें 1440 का 10 रुपीज का ऐसा लगा कि फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। एंड ऊपर की साइड पे काफी स्पेस है इसमें, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग बन सकती है इसमें। एंड दिस कैन शोस लेवल्स ऑफ 1465, तो 65 का टारगेट और 40 का एसएल। और दूसरा ट्रेड है टीसीएस का। टीसीएस आज सेक्टर ऑफ द डे का भी पार्ट है और लार्ज कैप है, तो यहाँ पे 3418 के करीब फ्यूचर्स है। हम इसमें 3405 का एसएल लगाएंगे एंड हमारा इसमें टारगेट होगा 3440।
ओके, चलिए रचना जी की ट्रेड इस समय। और अब चलते हैं हम गाबा सर के पास। गाबा सर बताइए आपकी इस समय की ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है अल्केम। अल्केम ट्रेड कर रहा है 4842 के आसपास, एक ब्रेकआउट मिला है, बॉटम से अप्रोच है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 4810, करीब 30-32 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 4950। अल्केम यहां पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो जहां ब्रेकआउट मिला है, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। 4221 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 4182 का। नियर टर्म टारगेट करीब 4300। हो सकता है कल तक भी स्पिल ओवर हो, पॉसिबल है। पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज आज सुबह भी हमारे विशेषज्ञों की कॉल्स में शामिल था। इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर। रुचित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड आज का, आपके ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड, एक तो आईटी स्पेस में से ही रहेगा, वो है टेक महिंद्रा में। सो अगर आप पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट देखिए तो जब आईटी स्पेस में हमने रिसेंटली भी एक पुल बैक मूव देखा तो टेक महिंद्रा एक आउट परफॉर्मर था। और लास्ट 4-5 दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है इंडेक्स के साथ साथ। बट आप देखेंगे जैसे वॉल्यूम्स प्राइस अप मूव्स में हो रहे थे, वैसे ये छोटे मोटे डिक्लाइंस में कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न स्टॉक में फॉर्म हुआ है। सो हम यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल से। 1660 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टेक महिंद्रा में खरीदारी की सलाह है 1750 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड पिक रहेगी टीवीएस मोटर्स में, जहां पे लगभग एक महीने के कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट हमने कल के सेशन में दिखा। और आज फॉलो अप मूव भी यहाँ पे काफी अच्छा नजर आ रहा है। ब्रेकआउट में अच्छे वॉल्यूम्स है और पूरा कंसोलिडेशन भी आप देखेंगे तो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही लग रहा था विद इन एन अप ट्रेंड। सो टीवीएस मोटर्स में हम यहाँ से और एक अच्छी अप मूव कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। तो 2830 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 2930 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये इस समय दो ट्रेड्स रुचि जी की तरफ से आती हुई। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मेरी ट्रेड रिपीट ही रहेगी। कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, इनफैक्ट अब खुलने के बाद और स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ देखने मिला है, तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह है। या जिन्होंने सुबह लॉन्ग लिया था उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर लाया है। 1860 जो बाइंग प्राइस था वहीं पे सेल रखे अब। तो ऊपर में हमें लगता है 1930 और 1950 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से एक क्लीन ब्रेकआउट अब वापस देखने मिला है, स्टॉक रेडी है 1550 तक का मूव दिखाने के लिए। तो 1500 और 1550 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1440 का एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं मार्केट में अब क्या करना है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी रेजिलियंस दिखाई मार्केट ने पिछले 3-4 महीने में, काफ़ी कुछ झेला, गिरा नहीं। अब क्या ये मार्केट यहाँ से चलने को तैयार है? आपका क्या व्यू है इस समय? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। यस, लास्ट 3-4 महीनों में काफी कुछ रेजिलियंस मार्केट ने दिखाया। स्पेशल इवेंट्स जैसे कि टैरिफ्स जो अनाउंस हुए अप्रैल बिगनिंग में, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो इशू रही हमारे पहलगाम अटैक के बाद में, एंड ईरान इजराइल वॉर, तो तीनों चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी, बड़े इवेंट्स थे। एंड इनमें इन तीनों इवेंट्स को देखते हुए भी मार्केट्स काफी आगे बढ़े। इनका मेन रीजन अमंग अदर थिंग्स ये भी रहा कि मैक्रो इंडिकेटर्स, ग्रोथ इंडिकेटर्स काफी इंप्रूव होते जा रहे हैं इंडिया के, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स नंबर्स भी रीजनेबली अच्छे आए हैं। कुछ ना कुछ एस्टिमेट से कुछ ना कुछ आगे ही आए हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। तो गिवन कि हमारा सेटअप काफी बेटर होते जा रहा है और ग्रोथ नंबर्स बेटर होते जा रहे हैं, लास्ट 6-8 महीने मार्केट्स बहुत अच्छा नहीं किए, जिसके वजह से वैल्यूएशन में भी कुछ करेक्शन हुआ, ड्यू टू विच पूरा सेटअप और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होते जा रहा है। जो एक पॉकेट जिसमें हमने बड़ी रैली देखी थी इस बीच में, जब वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसके अलावा आरबीआई के और भी काफ़ी लिक्विडिटी मेजर्स आए और सीआरआर कट, ये सब आया। बैंक निफ्टी और बैंकों में बहुत शानदार मोमेंटम रहा। हालांकि वो फिजल आउट हुआ पिछले 2 हफ्ते में, लेकिन अब वापस थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। प्राइवेट बैंकों पर इस समय आपका क्या व्यू है? क्या आप ओवरवेट हैं यहाँ पर, और क्या ऐड कर रहे हैं इस समय पोजिशंस? बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स पे इन जनरल हमारा व्यू बहुत ओवरवेट नहीं है पिछले 2 सालों से लगभग, और बिकॉज ऑफ मेन जो फैक्टर्स होते हैं बैंक्स के, वो काफी टॉपिश से हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट था क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे आ गई ऑलमोस्ट। हालांकि सस्टेनेबल नंबर, अगर हमारे नॉमिनल जीडीपी 11% पे रहती है तो सस्टेनेबल नंबर 12-13% तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ आ नहीं पा रही है बैंकों की,
और बैंक्स ऐसे रेट में जब डिपॉजिट रेट कट भी कर रहे हैं तो डिपॉजिट्स और ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। साथ ही साथ फॉलिंग रेट के समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर बना रहता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्निंग्स ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की बहुत ज्यादा नहीं आ पा रही और FY25 में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रह रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट्स में और इस फोर्थ क्वार्टर में भी वो निफ्टी 500 से कम रह रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि अगले 2 सालों में ये BSE 500 या ओवरऑल नॉमिनल GDP से बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा पाएंगे। जब इनकी ग्रोथ वापस आने लगे, जिसका पहला इंडिकेटर होगा जब डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने लगे, दूसरा इंडिकेटर होगा जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने लगे, तब जाके इनका व्यू पॉजिटिव बनेगा। एज ऑफ नाउ तो न्यूट्रल व्यू। ओके आलोक जी, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपके आने से पहले, इस मंच को ज्वाइन करने से पहले, हम अनुज और मैं बात कर रहे थे एक सेगमेंट पे, दैट्स कैपिटल मार्केट सेगमेंट, एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म कंपनियाँ, जहाँ पे प्राइस ब्लास्ट हो गए हैं। और आपको क्या लगता है, पहले भी बाजार ने इनको हाई पीस पे एंटरटेन किया था, इस बार जब बाजार इस बुरे फेज से बाहर निकलेगा, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक इज एट ऑल टाइम हाई, हम अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 1000 अंक दूर हैं, क्या और हाई पीस बाजार एंटरटेन करेगा इन स्टॉक्स पे? क्या और यहाँ से प्राइस ब्लास्ट होने की संभावना लग रही है आपको? इस प्राइस पे करना क्या चाहिए सेगमेंट में? बहुत अच्छा सवाल है वीरेंद्र जी। देखिए, हाई पी कई बार इसकी वजह से हो जाते हैं कि ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा क्रेज हो सर्टेन स्टॉक्स का, लेकिन इम्पोर्टेंटली जिन सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स में अगले काफी सालों तक हायर ग्रोथ रह सकती है, वहां पे कई बार हायर पी को हमने सस्टेन होते देखा है। आपने कैपिटल मार्केट प्लेस की बात करी, कैपिटल मार्केट प्लेस में काफी कुछ इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया $2000 के नीचे पर कैपिटा इनकम में थी, अब हम करीब $2500 पर कैपिटा पे आते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक तरीका ये भी है कि सेविंग्स की जाती है थ्रू ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, एंड उसका एक मेजर शेयर कैपिटल मार्केट प्लेस को मिलता है, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस टू वेल्थ मैनेजर्स टू एसेट मैनेजर्स और ब्रोकर्स, इन पूरी वैल्यू चेन को मिलता है। ऐसे में जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिनमें ग्रोथ ज्यादा जोर से बढ़ रही है, और स्पेशली अगर उनमें से कुछ ऐसे सेगमेंट्स हो जहाँ नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत लिमिटेड हो, तो सारी ग्रोथ उन 1 2 या 3 प्लेयर्स के अंदर सिमट के रह जाती है। तो वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं और लंबी अवधि के लिए ग्रोथ रह सकती है, जिसके वजह से नेक्स्ट 2 3 साल के अर्निंग्स डिस्काउंटेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से पी रेशियो थोड़े ज्यादा दिखते हैं। लेकिन जहां तक ये ग्रोथ रेट सस्टेन हो सके, जिनके आसार अच्छे दिख रहे हैं, इस वजह से कैपिटल मार्केट प्लेस काफी बेटर पोजीशन में। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के 2 फेज आए और चले गए। एक मई में भारत पाकिस्तान का अगर आप देखें, जो एक लिमिटेड वॉर थी, ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर। उसके बाद ये इजराइल और आई थिंक ईरान का इशू। एज ऑफ नाउ मतलब चीज़ें कल के बाद सेटल हुई हैं, क्रूड में रिट्रेसमेंट है। आप क्रूड से संबंधित स्पेस को सीधे सीधे OMCs को, अपस्ट्रीम कंपनियों को, या फिर क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को कैसे चेज कर रहे हैं अब यहाँ से? क्योंकि प्राइस 75 तक गया, 78 तक गया, बट सेटल हो रहा है 65 67 के आसपास। इस कमोडिटी को आप कैसे प्ले करेंगे यहाँ से आगे चलते हुए? अगर इस कमोडिटी पे ज्यादा ध्यान दें तो लगभग 102 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की डिमांड और उतनी सप्लाई होती है, एंड उनमें जरा सा चेंज जब होने लगता है या उस चेंज के आसार इम्बैलेंस के नजर आते हैं, तो या तो प्राइस गिर जाता है या प्राइस बढ़ जाती है। जो हाल ही में हमने ईरान इजराइल वॉर में भी देखा, जहां लगने लगा था कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाए, जहां 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होती है, मूवमेंट होती है वर्ल्ड क्रूड की, तो वहां पे क्रूड प्राइस हमने देखा थोड़े बढ़ गए। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से इंक्रीज EV की अडॉप्शन हो रही है, जो ओवरऑल डिमांड है वो उस स्पीड से बढ़ नहीं रही क्रूड की। तो लॉन्गर टर्म, मीडियम टू लॉन्गर टर्म जो व्यू आता है ना क्रूड का, वो बहुत ज्यादा तेजी का नहीं आ पाता, प्राइमरीली बिकॉज ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई ओवरऑल व्यू उतना पॉजिटिव क्रूड पे नहीं है, और क्रूड न बढ़ने से इंडिया के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि हम लगभग 80% प्लस जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए क्रूड एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो इसके बेनिफिशियरीज मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे हमारा फोकस बढ़ रहा है एज अ कंट्री, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा होगा। डायरेक्टली जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, बिकॉज उसमें रेगुलेशंस बहुत हेवी होते हैं,
तो क्रूड प्राइस के अलावा रेगुलेशंस का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, जिसके वजह से सेक्टर से हम थोड़ा दूर रहते हैं। ओके, डिफेंस पर अब आपका क्या व्यू है? काफ़ी बड़ी रैली हुई पिछले 2-3 दिन से, हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा युद्ध भी खत्म हुआ तो थोड़ा शायद लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली क्या व्यू है आपका यहाँ पर? स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव व्यू है अनंत, और हमारा मानना है दैट डिफेंस एज अ सेक्टर बहुत अर्ली स्टेजेस में है। कहते हैं कि ये काफी हद तक 90s के ऑटो सेक्टर जैसा है, जहां सेक्टर जस्ट खुला है अभी। डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे और बाहर के प्लेयर्स भी होंगे। हमारे पास जहां तक इंडिया में बड़ा एक एक्सपेंडिचर होता था बजट में डिफेंस पे, लेकिन सारा पैसा या तो एडमिन और सैलरीज में जाते थे या इंपोर्ट्स में जाते थे। लास्ट कुछ सालों से गवर्नमेंट का फोकस रहा कि हम इंपोर्ट के बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दें, तो काफी पैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री की तरफ आने लगे। लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी सामने आने लगी, हमारी क्वालिटी भी सामने आने लगी। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जहां ग्लोबली डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री पे डिफेंस एक्सपेंडिचर पे ध्यान दें, तो लगभग ग्लोबल जीडीपी करीब $100 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें से $2.5 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्च होता है, दैट इज 2.5%। 1960s में करीब 6% कोल्ड वॉर के वक्त में खर्च होता था, और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने लास्ट 2-3 सालों में देखा, रशियन यूक्रेन वॉर हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हो, कभी कभी इंडिया चाइना रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ईरान इजराइल वॉर्स हैं, इन सब में एक चीज तो डेफिनेट है, हर कंट्री के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो ये जो 2.5% ऑफ जीडीपी का खर्च हो रहा था, और जो 60s में 6% भी हमने देखा है, जब ग्लोबली डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो और ऐसे समय पे जहां पे इंडिया डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कर रही है और साथ में एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बढ़ा रही है, हमारा मानना है रनवे ग्रोथ का तो काफी लंबा है इस सेक्टर में। रनवे ग्रोथ का काफ़ी लंबा है सेक्टर में। रियल एस्टेट पर क्या व्यू है आपका आलोक? अब इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? रियल एस्टेट में बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा ये आता है कि द इन्वेंट्री जो है रियल एस्टेट की, स्पेशली प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, वो नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से काफी लो है। ओवरऑल इन्वेंट्री भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे चल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, लेकिन ज्यादा स्पर्ट देखने मिल रहा है लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट में। सिटी टू सिटी वो थ्रेशोल्ड अलग होता है, लगभग ब्रॉडली 1.5 से 2 करोड़ के ऊपर के जो फ्लैट्स होते हैं उनको प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट माना जाता है। एंड वो सेगमेंट में काफी अच्छे से भी सी कि काफी डिमांड आ रही है। रिसेंटली कुछ बड़े डेवलपर्स ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जितना फेज लॉन्च करने वाले थे फुल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, एंड उस सारी चीजें बिक भी जा रही हैं। तो उस सेगमेंट में काफी डिमांड है, और मैं काफी हद तक रियल एस्टेट को, जो मे बी 8-10 साल पहले तक भी उसको एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही मानते थे, अगर उसको थोड़ा क्लोजली वॉच करें तो ये भी एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जहां आदमी और इनकम लेवल्स बढ़ने के बाद बेटर घड़ी, बेटर फोन, बेटर गाड़ी, बाइक की कोशिश करता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओवरऑल लिविंग को बढ़ाने के लिए एक बेटर घर की भी तलाश करता है। और कोविड के बाद हमने देखा दैट एक हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट है घर की, वो लगभग 20% एवरेज सेविंग बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड। तो ओवरऑल सेगमेंट काफी पॉजिटिव है। रेगुलेशंस, रेरा और जीएसटी जैसे आने के बाद सेगमेंट में ऑर्गेनाइज सेगमेंट का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, तो सेगमेंट काफी अच्छे से पॉइज्ड है, डिमांड इज गुड। इसमें भी रनवे ग्रोथ का काफी अच्छा है, और हमारा काफी ओवरवेट पोजीशन भी है और व्यू भी। आलोक जी, पीछे कोई वार्तालाप चल रही है क्या आपके कहीं पर? एक तो वार्तालाप चल रही है, दूसरा आपका जो पीछे वाला जो दरवाजा है ना, उसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल या फिर कोई तेल जरूर डालिएगा, बहुत देर से आवाज़ आ रही है उसमें। खैर, मैं मजाक कर रहा था आपसे ये। मैं आता हूँ एक दो स्पेस पे और, जहाँ पे मतलब बाजार ने पिछले कुछ समय में काफ़ी कन्विक्शन दिखाया है। आप एक देखिए हेल्थ केयर स्पेस, क्या गजब के मूव है। ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए अभी। अच्छा, ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं था। आप देखिए डायग्नोस्टिक कोलैप्स हुआ, फार्मा कोलैप्स हुआ, बट ये कोलैप्स नहीं हुआ। जिस प्रकार की कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, जिस प्रकार का बेड एडिशन है, जिस प्रकार के इनके एवरेज रेवेन्यू पर बेड हैं, आपका कन्विक्शन है स्पेस पे? इस स्पेस में डेफिनेटली कन्विक्शन है। इन्वेस्ट काफी सब डिविजन्स बहुत होते हैं इस सेगमेंट में, और हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू हमारा हॉस्पिटल सेगमेंट को लेकर है, जहाँ पे डिमांड काफी अच्छी है। हमारे यहाँ इंडिया में पर कैपिटा जो बेड होनी चाहिए
वो उससे काफी नीचे है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं और उनकी कैपेसिटी एक्सपैंड अच्छे से हो रही है, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रही है और अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है उसमें। तो हेल्थ केयर सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू तो हॉस्पिटल्स में है। जहां तक दवाइयों का सवाल है, उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो अपॉर्चुनिटी हुआ करती है और रहेगी हमेशा से, उनमें हमेशा बीच बीच में टैरिफ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉलिटिलिटी बनी आ रही है। उनमें कुछ सिलेक्ट क्वालिटी कंपनीज ऐसी हैं जो टैरिफ्स के बावजूद भी अपने जो एपीआईज या क्लैम्प सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं उनमें काफी अच्छा करते जाएंगे। तो वो सिलेक्ट कंपनीज जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव हैं, सीडीएमओ में पॉजिटिव हैं और ज्यादा पॉजिटिव व्यू है हमारा हॉस्पिटल सेगमेंट। राइट आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के स्टॉक ऑफ द डे को एक बार वापस एड्रेस करते हैं। MCX UBS की एक रिपोर्ट आई है और 10,000 के टारगेट हैं। ज़्यादा डिटेल मिताली से जानते हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो 2 रिपोर्ट्स आई है सर। यूबीएस ने टारगेट दिया है 10,000 रुपये, जो उनकी पहले की टारगेट प्राइस थी 7,000, उसे रिवाइज करके 10,000 कर दिया गया है। HDFC सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपना टारगेट रिवाइज किया है और नया टारगेट प्राइस MCX के लिए दिया है 9,040 रुपये। दोनों ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। मेनली जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आ रही है, उसके कारण गोल्ड, क्रूड और सिल्वर में तीनों में ही प्राइस वॉलेटिलिटी काफ़ी आ रही है, जिसके कारण वॉल्यूम्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जो इनका एवरेज डेली वॉल्यूम था फ्यूचर्स का, वो करीबन 50% से बढ़ा है और ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है करीबन 30% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है। MCX ने रिसेंटली जो नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसकी सेबी से उन्हें अप्रूवल मिल गई है, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, वो भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सपोर्ट में हेल्प करेगा। इसके साथ ही मंथली सिल्वर ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस भी जो पाइपलाइन है वो कंपनी की आने वाली ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। एनालिस्ट का मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। FY 26 से 28 के बीच में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 26% CAGR से होने की उम्मीद है, जिसमें हायर वॉल्यूम से ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ नजर आएगा। FY 27 और 28 के लिए EPS अनुमान भी करीबन 13 to 17% तक बढ़ा दिए हैं फर्म्स ने और कंपनी की कमोडिटी फ्यूचर्स में डोमिनेंट पोजीशन है, करीबन 98% का मार्केट शेयर है। तो जो NSE जैसे कॉम्पिटिटर्स है वहाँ से इनको इतना ज़्यादा थ्रेट आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया में जो कमोडिटीज़ ट्रेडिंग का पेनिट्रेशन है वो अभी भी लो है, जो आगे जाके इनको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ में भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लास्ट में दोनों ही फर्म्स का मानना है कि रेगुलेटरी, मार्केट और इंडस्ट्री कंडीशंस भी MCX के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दोनों ने ही अपना टारगेट प्राइस, स्पेशली UBS का टारगेट प्राइस 10,000 रुपये कर दिया गया है MCX के लिए। तो आज इस कारण से MCX पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, शुक्रिया मिताली। तो MCX में अच्छी खासी तेज़ी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल जुड़े हैं। सहज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या हैं आज के आपके ट्रेडिंग आइडियाज़? गुड मॉर्निंग। सो आज का एक्चुअली ये मार्केट काफ़ी थोड़ा आपका रेंज बाउंड और वोलेटाइल होके रखा है। आई थिंक इस वीकली एक्सपायरी में हमने इस जो हम वीकली एक्सपायरी में है अभी काफ़ी उथल पुथल देखा है हमने, जहाँ पे पॉजिटिव सेटअप, नेगेटिव सेटअप का फ्लिप फ्लॉप देखने को मिला है। तो ब्रॉडली निफ्टी का ध्यान तो हमारा ये है कि ये एक्सपायरी आपका अभी थोड़ा स्टेबलाइज्ड रहना चाहिए। थोड़ी छोटे रेंज में मूवमेंट आ सकती है बिकॉज आपका ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो 25,000 पुट और 25,200 कॉल पे है और 200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी वहां पे कॉल राइटिंग ही देखने को मिल रही है थोड़ी ज्यादा। आई थिंक रेंज बाउंड रहने का चांस है। तो ओवरऑल इसमें दो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज पे हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे अनसर्टन टाइम्स में जहाँ पे वैल्यू हो और जहाँ पे रिस्क डिफाइन करके चल सके वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दर्शकों के लिए बेहतरीन रहेगी। तो सिप्ला एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, 1505 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1450 का उसका मल्टी वीक बॉटम है, वो बॉटम को इतने वोलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक ने तोड़ा नहीं और ऊपर में इनिशियल टारगेट उसमें आप 1600 का लेके चल सकते हैं। तो एक ही अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो इंटरेस्टिंग है वो है ACC, सीमेंट स्पेस में है। अगेन स्टॉक ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट उसमें आया नहीं है अभी तक, वैल्यू भी है उसमें। तो हमें लगता है 1780 का अच्छा खासा सपोर्ट है, डबल बॉटम बनाया है वहां पे स्टॉक ने, फंडामेंटल वैल्यू प्रोपोजिशन भी है और ऊपर में 1970 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज, करंट मार्केट जो अपने आप में ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता दिख रहा है एक रेंज में, इंटरेस्टिंग लग रही है। सहज, कैपिटल मार्केट थीम को आप कैसे प्ले कर रहे हैं? आई मीन लुक एट द एग्रेशन, आई मीन MCX, एंजल वन, अभी CSC, ये कैम्स सब अच्छा करते हुए आज
यहाँ पे क्या क्लाइंट्स को सजेस्ट किया आपने? आई थिंक इसमें हमारा ऑल थ्रू आउट एक ही ध्यान रहा है कि दीज आर स्ट्रक्चरली एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन लुक एट। अब इनमें ट्रेडिंग के हिसाब से शायद थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर आएगी, बट क्योंकि दे आर a structural part of the financial sector growing, I think any opportunity till now has proven to be कि आप इसमें buy on dips कीजिए और hold करके रखिए। सो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और ट्रेडिंग स्टॉक्स को बाइफरकेट करके रखना चाहिए। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये अभी फिलहाल के लिए तो आपके इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लॉन्ग टर्म होल्ड डिस्पाइट वोलेटिलिटी का सजेशन रहेगा। शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं कि लेवल्स कई बार ब्रेक हो जाते हैं और स्टोरी ऐसी अनफोल्ड होने के चांसेस हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि वो स्टोरी मिस आउट हो जाए। इसके लिए मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। ऑलराइट सैयद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए। मार्केट अभी भी 25,200 के ऊपर निफ्टी पर 25,205, बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है उस 56,600 के जोन के ऊपर निकलने की। ध्यान रखिएगा 56,800 850 में थोड़ा कंजेशन है, उस तरफ कॉल राइटर्स का झुकाव है काफ़ी। निफ्टी पर हम 25,200 यानी कि सेकंड कॉल राइटर के जोन के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। कल का हाई 25,313 था, ध्यान रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है अगर आप कैरी कर रहे हैं, और कल की डिप में भी अगर आपने लेकर कैरी किया तो मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड किया होगा। चलिए वीरू, क्या प्लान है फिर आज बाकी दिन? देखते हैं, अभी तो न्यूज़ रूम आया है धीरे धीरे, मैं तो सुबह कहीं आके बैठा हूँ। हाँ, तो बट आपकी एक बार फिर से शायरी के लिए और उन शब्दों के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वीरू, दिल से निकली थी वो मेरी। और लंच मैंने ऑर्डर, मतलब लंच मैं नहीं लेके आया हूँ क्योंकि आज आप हमारे लिए लंच स्पॉन्सर करेंगे, तो मैं वेट करूंगा उसकी। ठीक है, जैसे ही वो लंच आएगा, है ना? चलिए डन। बाकी आपके साथ जो बड़ी वाली पार्टी है वो तो हम लेंगे जब हमारी रोड ट्रिप होगी दिल्ली टू ऋषिकेश की, उसमें करेंगे। ठीक है, एंजॉय योर डे। और इस शो को यहीं समेट लेते हैं और इस ब्रेक के